नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यही वो बुक है जो कि आप लोग पूछ रहे थे। स्टेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित टॉप स्पीड, इसका नाम है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इसको आप किसी भी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। ये हर जगह उपलब्ध है। पटना में तो यहाँ हर जगह मिल जा रहा है, तो आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो हिस्ट्री में क्लास 9th की हम लोग कर चुके हैं पूरा चैप्टर, और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के सारे चैप्टर को। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया, समाजवाद, साम्यवाद हो गया, भारत में राष्ट्रवाद है, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब जितने भी चैप्टर हैं, जो भी 8 चैप्टर हैं, उनको आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ, और हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर के कुछ जो मेन पॉइंट है, जो कि संक्षिप्तीकरण है, उसको देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बॉस्टिल कारागृह का पतन हुआ था। बॉस्टिल कारागृह का पतन कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी को 14 जुलाई। यहीं से क्रांति का नाद बजा था, मतलब यहीं से क्या हुआ था? क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज भी 14 जुलाई का दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को? तो 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में फ्रांस में मनाया जाता है। 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। यहीं से नेपोलियनियाई युद्धों की शुरुआत होती है। कहाँ से? तो जब इटली पर हमला किया, यहीं से क्या शुरू होता है? तो नेपोलियाई युद्धों का शुरुआत होता है। अगला है 1814-15 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हो जाता है तथा वियना शांति संधि इसी समय होती है। कौन सी संधि? तो वियना शांति संधि कब होता है? तो 1914-15 ईस्वी में। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान हुआ था। मतलब 18वीं सदी में कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में यह कब हुआ था? तो 19वीं सदी में आरंभ हुआ था। क्या? तो औद्योगिकरण। ठीक है, यही बुक रहता फ्रेंड्स, तो हम लोग अच्छे से समझ पाते, लेकिन आयोग ने हमें इतना समय ही नहीं दिया है। शॉर्ट में जितना हो सके उतना ही पढ़ना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। क्या था? 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी। किससे प्रेरित थी? तो यूरोपीय जो सरकारें थीं वो रूढ़िवादी भावना से प्रेरित हो गई थी, क्योंकि नेपोलियन का पतन यहाँ पर लिखे था ना कि 1814-15 में नेपोलियन का पतन हो जाता है और वियना शांति की संधि हो जाती है। तो 1800 यहाँ पर वहीं दे रहा है कि 1815 ईस्वी में जो है नेपोलियन की हार हो जाती है, जिसके बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी भावना से प्रेरित होती हैं। 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यूनान की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रारंभ हो जाता है? तो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कब? तो 1821 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी? तो 1832 ईस्वी में, और इस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की। 1834 ईस्वी में प्रेसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया। क्या था ये? शुल्क संघ था जोलवेराइन, जो कि स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। ठीक है, तो कौन सा राज्य शामिल था? जर्मन राज्य शामिल था। कब स्थापित किया गया था? तो 1834 ईस्वी को। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, जो कि 1707 ईस्वी में, तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या किया गया? गठन किया गया। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। मतलब ज़बरदस्ती उसको क्या कर लिया गया? शामिल किया गया इस गठन में। 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? तो बाल्कन क्षेत्र था। अगला है, अब इस चैप्टर से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हर तरह से सर्च मार के कि ये सारे आंसर सही हों। अब क्या है प्रश्न हमारा कि बिस्मार्क क्या था? तो देखिए, बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ था, यानी तो इसमें क्या दिया हुआ है? तो कूटनीतिज्ञ था। राजनीति जो भी करता है वो क्या करता है? कूटनीति खेलता है। तो बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं यूरोप के अंतर्गत। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो वो था ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो किया था प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबॉल्डी जो है पेशे से एक
सिपाही यानी सैनिक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक सैनिक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक सैनिक नेता था। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑप्शंस में यही दिया हुआ है सिपाही, तो सिपाही से हम लोग टिक आउट करेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालबेरिन एक संस्था थी जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1834 ईस्वी में हुई थी। अभी हम लोग देखे थे कि 1834 ईस्वी में शुल्क संघ जालबेराइन की स्थापना की गई थी। तो ये क्या थी? तो ये व्यापारियों की एक संस्था थी। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो वो यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो वो हुई थी तुर्की के साथ। तुर्की और रूस दोनों था, तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमारा तुर्की दिया हुआ है, तो तुर्की के साथ हम लोग जाएंगे। दूसरा है हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर। तो इसके कुछ तथ्यों को देखते हैं। तो 1917 ईस्वी में रूस में विश्व की सबसे पहली साम्राज्यवादी क्रांति हुई थी। देखिए प्रश्न आ सकता है कि विश्व में सबसे पहली समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी, जो शांतिपूर्ण हुई थी। क्रांति से पूर्व रूस के किसानों तथा मजदूरों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। रूस का जार यानी जो राजा था वो निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी था। साधारण जनता को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए लोग जार के क्या थे? विरुद्ध थे। रूढ़िवादी तबका रैडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगा। मतलब रूढ़िवादी को भी लगने लगा कि बदलाव की जरूरत है, जिसके क्या करने लगा? स्वीकार करने लगा। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन थी? तो वो समाजवाद था। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। उनका विश्वास था कि स्वयं को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण और क्या होगा? स्वामित्व होगा। तो सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व रहे, ये किसने कहा था? तो मार्क्स ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट यानी राजा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में यानी 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के टीआर नगर में हुआ था। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, जो कि 1867 ईस्वी में किए थे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन नहीं था। लुई वाला, देखिए गलत से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन या फिर कार्ल मार्क्स। तो यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? तो वो था कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की यह रचना है। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो वो हुई थी फरवरी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? फरवरी 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की ने किया था। आगे बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 1924 ईस्वी में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो वो हुई थी जर्मनी और रूस के बीच। तो ये हमारे 11 प्रश्न थे साम्यवाद और समाजवाद से। अगला हमारा क्या है टॉपिक? तो वो है हमारा जो चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए इनके तथ्यों को देख लेते हैं। तो वियतनाम को अनौपचारिक रूप से 1945 ईस्वी में आज़ादी मिली थी। औपचारिक रूप से नहीं, मतलब अनौपचारिक रूप से कब मिली थी? तो 1945 ईस्वी में आज़ादी मिली। वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। कब विकसित हुआ? तो औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। हिंद चीन 3 देशों से मिलकर बना था। कौन कौन? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों देशों से मिलकर के क्या बना था? हिंद चीन देश बना था। 1873 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने गार्नियर को उत्तर में स्थित टोकिन प्रांत में उपनिवेश स्थापित करने का जिम्मा सौंपा था। किसको सौंपा था? तो गार्नियर को सौंपा था। कहाँ पर? तो उत्तर में स्थित टोकिन प्रांत में उपनिवेश स्थापित करने का जिम्मा सौंपा था। 1802 में न्यूगेन राजवंश के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक न्यूगेन आन की सम्राट के रूप में ताजपोशी हुई थी। 1802 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में ताजपोशी हुई थी। 1867 ईस्वी में कोचिन चाइना दक्षिण 1802 में न्यूगेन राजवंश के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक न्यूगेन आन की सम्राट के रूप में ताजपोशी हुई।
1867 ईस्वी में क्या हुआ, तो कोचिन चाइना फ्रांस का उपनिवेश बन गया। कोचिन चाइना जो है वो फ्रांस का उपनिवेश बन गया। 1887 ईस्वी में कोचिन चाइना, अन्नाम, टोकिन और कंबोडिया और बाद में लाओस को मिला करके इंडो चाइना यूनियन की स्थापना की गई। तो इंडो चाइना यूनियन की स्थापना किन किन को मिला करके की गई थी, तो कोचिन चाइना को, अन्नाम को, टोकिन को, कंबोडिया और बाद में लाओस को मिला करके किया गया था। और हिंद चीन किन देशों से मिलकर बना था, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, इंडो चाइना और हिंद चीन, इन दोनों को ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। 1930 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले नागरिकों को क्या कहा जाता है, तो कोलोन कहा जाता है। 1945 ईस्वी में वियत मिन्ह ने जन विद्रोह शुरू किया। बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया गया। देखिए, चीन जापान के बारे में है तो ऐसा ऐसा ही नाम मिलेगा। बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया गया और 23 सितंबर 1945 ईस्वी को हो ची मिन्ह ने हनोई में स्वतंत्रता की घोषणा की। किसने की, हो ची मिन्ह ने की हनोई में स्वतंत्रता की घोषणा। कब, 1945 ईस्वी में। और 1945 ईस्वी में ही वियत मिन्ह ने जन विद्रोह शुरू किया था। 1954 ईस्वी में दिएन वियन फू के मोर्चे पर फ्रांसीसी सेना ने घुटने टेक दिए। 1961 ईस्वी में कनेडी ने दक्षिण वियतनाम के लिए अमेरिकी सैनिक सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया। 1974 ईस्वी में पेरिस शांति संधि हुई। 30 अप्रैल 1975 ईस्वी को LNF ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और 1976 ईस्वी में वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई। तो ये हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कुछ डेट और सन तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में डेट और सन ही सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और कन्फ्यूज़न भी वहीं होता है। तो 1 से 2 बार आप लोग फास्ट करके रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, इनसे जुड़े अब 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये आप लोगों को देख ही लिए कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो वो थे पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्या, तो क्लोन कहे जाते हैं। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो वो लिखा है फॉन वोई चाउ ने। किसने, फॉन वोई चाउ ने लिखा है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो वो दार्शनिक थे रसेल। कौन दार्शनिक थे, रसेल दार्शनिक थे, जिन्होंने अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करारा था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो वो था क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का। इसका आंसर हो गया डी। अब हमारा अगला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए भारत में राष्ट्रवाद पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे, जिसको क्या कहा जाता है, पिकेटिंग कहलाता था। पिकेटिंग क्या कहलाता है, तो दुकान, फैक्ट्री और दफ्तर में जाने के लिए जो रास्ता रोक लिया जाता था यानी विरोध किया जाता था, उसी को पिकेटिंग कहा गया। बिना किसी परिश्रमिक के काम करवाना क्या कहलाता है, तो बेगार कहलाता है। लोगों की शिकायतों को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए एक संगठित आंदोलन का रूप देने का सफल प्रयास किया था। 1918-19 में ईस्वी में बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित किया। तो बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश में किसानों को कब संगठित किया, तो 1918-19 में। किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों को खरीद तथा इस्तेमाल से इनकार करना क्या कहलाता है, तो बहिष्कार। कोई भी चीज़ अगर हम नहीं खरीदते हैं तो उसका क्या करते हैं, यानी बहिष्कार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों बंधुओं द्वारा संचालित एक विरोध आंदोलन था, जो तुर्की के साथ युद्ध के बाद किए गए अन्याय के विरुद्ध था। खिलाफत आंदोलन किसने किया, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन गांधी जी द्वारा 1921 ईस्वी में चलाया गया। इसका उद्देश्य पंजाब तथा तुर्की में हुए अन्याय का विरोध करना तथा स्वराज की प्राप्ति करना था।
तो देखिए फ्रेंड, SCERT और NCERT में थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर आ जाता है। तो ये SCERT यानी ये बिहार का हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, तो बिहार के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जनवरी 1921 ईस्वी में चलाया गया। इसका उद्देश्य पंजाब तथा तुर्की में हुए अन्याय का विरोध करना था तथा स्वराज की प्राप्ति कराना था। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अपने आश्रम साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, जो दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। पूना समझौता गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर द्वारा हस्तांतरित एक समझौता था। पूना एक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके अंतर्गत दलित वर्गों को प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान परिषदों में सीटों का आरक्षण दिया गया था। तो ये पूना समझौता था। अब इस चैप्टर से हम लोग जो 2-4 प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। दूसरा है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो किसने की थी? लाला हरदयाल सिंह ने। कब? तो 1913 ईस्वी में। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। इसी समय रंपा विद्रोह भी हुआ था 1916 में ही। पांचवा हमारा प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए यहाँ पर पारित हुआ पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि कब प्रस्ताव रखा गया। तो अगर रखा गया रहता कि किस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया तो उसका आंसर होता कि सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में रखा गया था। लेकिन पूछ रहा है कि कब पारित हुआ, तो पारित हुआ था दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में। तो कब पारित हुआ? 1920 में नागपुर के अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1920 ईस्वी में और तुर्की देश के शासक के समर्थन में यह हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। और ये कब खत्म हो गया था? तो ये खत्म 6 अप्रैल 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर पूछता है कि कब हुआ था तो 1930 ईस्वी में। किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। इसका आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने की थी। किसने की थी? तो केबी हेडगेवार ने की थी। इसका आंसर हो गया बी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी और बारदोली की महिलाओं ने ये सरदार की उपाधि दी थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। अब आते हैं, हमारा अगला क्या है? तो अगला है हमारा चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इसके तथ्यों को देख लेते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखानों की स्थापना 1730 ईस्वी के दशक में हुई थी। कब हुई थी? तो 1730 ईस्वी के दशक में। 18वीं सदी में कारखानों की संख्या में कई गुनी वृद्धि हो गई। 17वीं शताब्दी में हुआ और 18वीं सदी में कारखानों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गया। सूती और कपास उद्योग ब्रिटेन में 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के प्रथम चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन गया था, सूती और कपास उद्योग। मशीन उद्योगों के आगमन से पहले भारत में आयात की गई रेशम तथा सूती कपड़ों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या था? तो एकाधिकार था। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना की गई। भारत में सूती मिल कपड़ा की स्थापना कब की गई थी? तो 19वीं शताब्दी के अंत में की गई थी। जेम्स हॉरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई स्पिनिंग जेनी मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। आजकल भी वही हो रहा है, कंप्यूटरी मतलब मशीनी युग आ गया ना। तो एक की जगह जहाँ पर 10 व्यक्ति काम करते थे वहाँ एक कंप्यूटर अकेले 100 व्यक्तियों के बदले काम कर ले रहा है। तो बेरोजगारी की समस्या तो बढ़ेगी ही। अगला है हमारा, बंगाल में पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में स्थापित हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल कब हुई थी? तो 1860 के दशक में कानपुर में खुली। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी, पहला कपड़ा मिल। अहमदाबाद की पहली सूती मिल 1874 ईस्वी में आरंभ हुई। 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। किसने? तो जमशेदपुर में भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। कब? तो 1912 ईस्वी में। बुनकरों का निरीक्षण आपूर्ति को एकत्र करने तथा कपड़े की गुणवत्ता जांच करने वाला ब्रिटिश सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता था? तो गुमाश्ता कहलाता था। गुमाश्ता ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्पेटल करता है या छांटता है, उसे क्या कहा जाता था? तो वो स्टेपलर कहलाता था। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कार्डिंग कहते हैं। और फ्लाई शटल रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ।
तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 22 अप्रैल 1854 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, 1854। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? तो वो खुली थी कलकत्ता। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 1914 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स ने किया। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। और भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो 1881 ईस्वी में। अब आते हैं, हमारा अगला चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए इसको देखते हैं। तो शहरीकरण का लंबा इतिहास है, परंतु आधुनिकीकरण शहर के उदय का इतिहास 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दुनिया के बहुत बड़े भाग पर औपनिवेशिक शासक की स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, इन 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर की शक्ल सूरत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। किसने किसने? तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास और औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, इन तीनों ने निभाई थी। शहर प्रायः राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक नेटवर्क, व्यापार एवं उद्योग, धार्मिक संस्थाओं एवं बौद्धिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। शहर प्रायः क्या होता है? तो इन सभी का केंद्र होता है। किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है, वो क्या कहलाता है? महानगर। जैसे पटना क्या है? महानगर है। लंदन शहर का विकास भी औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। उद्योगों ने बड़ी मात्रा में दूसरे स्थानों से लोगों को आकर्षित किया। अगला पॉइंट है कि लंदन को साफ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए, हरियाली बढ़ाने के प्रयत्न किए गए और शहर में प्रदूषण कम करने के लिए कई उपाय किए गए। भीड़ भाड़ को कम करने का प्रयास किया गया। लंदन में भूमिगत रेल का निर्माण भी किया गया। लंदन में टूटे फूटे और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट को क्या कहते हैं? तो टेनेमेंट्स कहते हैं। क्या? टेनेमेंट्स। चौल 1860 ईस्वी के दशक में बम्बई के स्थानीय क्षेत्रों में बनने वाले बहुमंजिला भवन होते थे। आज भी बम्बई में अधिकतर क्या कहते हैं लोग? चौल ही कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहर व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आधुनिक व्यक्ति का तो प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? तो संपत्ति का एकीकरण संभव हुआ। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो किस प्रकार की? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण को गंभीर रूप से क्या किया? प्रभावित किया। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो वो हो गई थी 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा कब लागू की गई? तो वो हुई थी 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग आया। एंड लास्ट है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, और हमेशा होता ही रहता है। ये हमारा 7वां चैप्टर है, व्यापार और भूमंडलीकरण। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। हम भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण के युग से गुजर रहे हैं। वैश्वीकरण से अभिप्राय यह है कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी एवं प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाहों को प्रोत्साहित करना। यानी एक दूसरे का क्या हो रहा है? वैश्वीकरण से मतलब हमारी वस्तुएं विश्व में भी जा रही हैं या उधर की वस्तुएं यहाँ भी आ रही हैं, तो यही वैश्वीकरण हुआ। मुक्त प्रवाहों को प्रोत्साहित करना, विविध देशों द्वारा इन प्रवाहों पर लगाए गए प्रतिरोधों को तेजी से हटाया जा रहा है। मतलब बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटेन ने मक्का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। किस पर लगा दिया था? तो मक्का आयात पर। 1890 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया।
किस दशक में? तो 1890 के दशक में। 1890 में रीडर पेस्ट नामक बीमारी ने अफ्रीका में कोहराम मचा दिया था। कौन सी बीमारी? तो रीडर पेस्ट बीमारी। खोज से पूर्व अमेरिका विश्व से लगभग हजारों वर्ष तक अनजाना एवं कटा हुआ था। मतलब जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी तब तक विश्व से लगभग जो है 1000 वर्ष तक वो अनजान ही था, कटा हुआ था, अलग था। विभिन्न राष्ट्रों में लोगों, सामानों तथा सेवाओं की निर्विरोध गतिविधियों की अनुमति को क्या कहते हैं? तो भूमंडलीकरण कहते हैं। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया उभर कर आया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वो थी औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 18वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929-30 में। अगला है प्रश्न, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फाशीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ था। एंड अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। लास्ट प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ का। तो अब हमारा लास्ट ये टॉपिक है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चलिए इसको देख लेते हैं। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन, जापान तथा कोरिया में विकसित हुई थी। मुद्रण तकनीकी जो है चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई सबसे पहले। चीनी बौद्धिक प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान गए। जो चीनी बौद्ध प्रचारक थे वो छपाई की तकनीक लेकर कहाँ गए थे? तो जापान गए थे। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। क्या है? डायमंड सूत्र है। इसका प्रकाशन 868 ईस्वी में किया गया था। इसमें पाठ के साथ साथ काठ पर चित्र खुदे हुए हैं, यानी लकड़ी पर क्या किए हुए हैं? तो चित्र खुदे हुए हैं। मार्को पोलो एक यूरोपीय खोजी यात्री था। वह चीन से अपने साथ मुद्रण की तकनीकी यूरोप ले आया। इटली वासियों ने लकड़ी के ब्लॉकों की सहायता से पुस्तकों का निर्माण करना क्या किया? प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद शीघ्र ही मुद्रण प्रौद्योगिकी समूचे यूरोप में फैल गई। लेटर प्रिंटिंग प्रेस में प्लेट एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें अक्षर सजा कर रखे जाते हैं। किसमें? मुद्रण प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ा परिवर्तन जर्मनी के शहरी स्ट्रैसबर्ग में आया। जोहान्स गुटेनबर्ग एक जर्मन सुनार तथा आविष्कारक था। गुटेनबर्ग ने यूरोप में मुद्रण का आविष्कार किया। यूरोप में मुद्रण का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया। फलतः मुद्रण की जगह यांत्रिक मुद्रण ने ले ली। गुटेनबर्ग ने यूरोप में मुद्रण का आविष्कार किया तो इसका परिणाम क्या हुआ कि मुद्रण की जगह जो है यांत्रिक मुद्रण ने क्या ले ली? छोड़ो, इसको हटा देंगे। अंग्रेजों की दमन नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते एवं फैलते रहे। अब चलिए इस चैप्टर के प्रश्न को देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यह इंडिया का किया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वो पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्क पोलो ने पहुंचाए थे। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की छपाई की। और कहाँ जन्म हुआ था इसका? तो जर्मनी में हुआ था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है इंग्लैंड में, तो वो था कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है तथा सबसे बड़ा यह तोहफा है? तो वो कहा था मार्टिन लूथर ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई थी। और किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन की। तो ये हमारे क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक कह लीजिए वो थे। आई होप आप लोगों को इससे एग्जाम में मदद मिलेगा। कहीं अगर त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।